ये टॉपिक हम लोग को यही शुरू करना था ना, ट्राइबल अपराइजिंग्स। अच्छा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है, एक एक स्लाइड्स पर है, ठीक है। तो ये नहीं ध्यान देना है कि इसमें चिंता में मत आ जाइएगा, ठीक। कुछ बातें, ट्राइबल अपराइजिंग शुरुआत कैसे हुई थी, और सभी जन चलिए कोई बात। ट्राइबल, कोई आप लोगों में से बताए ट्राइबल अपराइजिंग्स यानी विद्रोह, जनजातीय विद्रोह शुरुआत होने का मुख्य कारण क्या था? कस्टम्स में उनका दखल जाके करना, लैंड एलिनेशन करना। ये सब क्यों करने लगे ब्रिटिशर्स एकाएक? पहले भी तो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर, एकाएक इस रिसोर्सेज का दोहन करना, पेड़ काटना सर, क्योंकि ज़्यादा रेवेन्यू आए। रेल का जब ये करता है, आप लोग को ये याद है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1760 इसी समय आसपास शुरू हुई थी ना। जरा ध्यान दीजिएगा कि इसी के आसपास में एकाएक ब्रिटिशर्स की चाहत बढ़ने लगी थी। कहाँ पे? ट्राइबल्स एरिया में। ये वास्तविकता ये था कि ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था ना, उसको ये लोग सपोर्ट के मूड में थे कि कैसे भी करके यहाँ सपोर्ट किया जाए इंडिया से। और यही कारण था कि जितने भी रॉ मटेरियल्स जो जंगल में उपलब्ध थे उस पर इन लोगों की नज़र जाती है। मुख्य कारण यूरोप का इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जो यहाँ पे ट्राइबल अपराइजिंग का विद्रोह का कारण बनने लगा। क्योंकि उसी औद्योगिक विकास को या औद्योगिक जो क्रांति शुरू हुई थी, उस क्रांति को भरपाई करने के लिए ये लोग भारत में इस चीज़ को शुरू किए कि जंगल काटना है या चीज़ों कच्चे माल चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। अब विद्रोह, चूंकि ये वो और जगह भी कर रहे थे, जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स उपलब्ध थे ये सब काम वहाँ पे कर रहे थे, परंतु यहाँ पे जो ट्राइबल्स लोग थे वो लोग का जंगल से वही रिश्ता है जैसे पारिवारिक रिश्ता होता है। अब यहाँ पर विद्रोह उपज होने का कारण बन जाता है, क्योंकि ये तो आपको क्या कर रहे हैं, ये उपनिवेश को औद्योगिक क्रांति की भरपाई के लिए यहाँ पे सारा प्रक्रिया शुरू कर दे रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जब जनजातीय जगहों में जब प्रवेश करते हैं तो जंगल की कटाई से लेकर हर एक चीज जनजातियों के लिए समस्या बनने लगी और ये शोषण का स्वरूप लेने लगा, जिस कारण से लोग विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। तो इस आधार पर हम लोग जनजातीय विद्रोह को पहले समझेंगे कि जियोग्राफिकली कैसे कहाँ कहाँ गया। तो उसमें दो जाएंगे हम लोग, एक सामंती एक गैर सामंती, कि जो जनजातीय विद्रोह था इसको दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। उसी चीज को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये जो बात कही गई है, मुख्य कारण बताया जा रहा है ये क्या कि मेनी ऑफ द वेरियस ट्राइबल ग्रुप्स in India revolted against the forceful and the devastating industries into their life and region by the British. The uprisings were basically against this unwelcome institution and a fight for their independence. मतलब ये कि जैसे ये प्रवेश करते हैं वहां पर, कहां पर प्रवेश करते हैं, जंगल के क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, वैसे ही इनका अनवेलकम किया गया। मतलब लोगों ने इनका स्वागत नहीं कहा कि भाई आप आइए जंगल काट लीजिए, हमें विकास कराइए। ये समस्या आज भी है। सरकार जब विकास के नाम पर जंगलों में प्रवेश करती है तो जंगल में उनका बहुत स्वागत नहीं किया जाता है कि आप आइए जंगल काट लीजिए। हमारे झारखंड क्षेत्र में ही बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सड़क निर्माण की बात होती है तो वहाँ पे विद्रोह का सामना करना पड़ता है। तो कहा गया कि जब ये लोग बहुत सारे ग्रुप मतलब इनका जो स्वागत नहीं करते हैं, ब्रिटिशर्स के प्रवेश को वो लोग तवज्जो नहीं देते हैं, तो वैसी स्थिति में ये क्या होने लगता है, विद्रोह का मतलब लड़ाई की शुरुआत होती है और यही विद्रोह का कारण बनने लगता है। ये हिंदी में है, ठीक है। जो हिंदी के लिए कि बात आप चाहें इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा ही दिया जाएगा, तो पीडीएफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो उन बातों को लिखेंगे जो मैं एक्स्ट्रा बोलने वाला हूँ, ठीक है, जो आपके पीडीएफ में उपलब्ध नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो वही मैंने कहा था कि भारत के विभिन्न आदिवासी समूह से ने कई अंग्रेजों के द्वारा उनके जीवन और क्षेत्र में जबरदस्ती और विनाशकारी घुसपैठ के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह मूलतः उस अवांछित घुसपैठ के विरुद्ध
और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए था। मतलब एक्चुअली ये भी आप दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं ना कि जब अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश करती है तो ट्राइबल्स को लगा कि हमारी आज़ादी छिनने वाली है। अभी भी आप देखिए तो प्रकृति पूजा में आदिवासी ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि आदिवासी जो है प्रकृति से बहुत जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ों में देखें हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं कि बहुत से प्रकृति पूजा में तो और उसी में एंटर कर रहे हैं, तो उनको सब कुछ लगा कि हमारा धार्मिक नाश भी हो रहा है, हमारी स्वतंत्रता भी जा रही है, हमारे जो जमीन है वो भी जा रहे हैं। ये सारी बातें उनको एक ही चीज़ में फील हो गई जब ये एंटर कर जाते हैं उनके क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। In accordance with the geographic area occupied, tribal movements are further split into two kinds. मतलब जो भौगोलिक क्षेत्र जिन पे वो नियंत्रण कर रहे थे उस नियंत्रण के आधार पे इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक कहा गया है, आपको ये याद रखेंगे, नॉन फ्रंटियर ट्राइब्स और एक फ्रंटियर ट्राइब। मतलब इसको हिंदी में सामंतवादी और गैर सामंतवादी। सामंती समझते हैं ना जी आप लोग? सामंती क्या होता है? क्या होता है सामंती? आप इंग्लिश शब्द नहीं बताएं, आप मुझे ये बताएं कि उसका मतलब क्या, कहना क्या चाहता हूँ। मतलब लैंड ओनर्स जिनके पास मालिकाना हक है, ठीक है, वो एक विद्रोह का होगा। एक गैर सामंती का मतलब जिसके पास मालिकाना हक नहीं है, इसी की बात हो रही है। मतलब इसमें भौगोलिक क्षेत्र इसलिए बात है कौन कौन से एरिया में आया है उसके आधार पे है। तो हिंदी में गैर सामंती जनजाति और सामंती जनजाति। ठीक है, ये एक सामान्य सी बात है। इसका आगे आगे बढ़ते जब विद्रोह की तरफ, अब उसमें आएगा नॉन फ्रंटियर ट्राइब्स। ठीक है, इंग्लिश वाले कर लेंगे, ज़्यादातर बच्चे हिंदी में उपलब्ध होते हैं, आप लोग को इंग्लिश में मिला हो, लेकिन जो जेपीएससी बीपीएससी के लिए बच्चे हो ज़्यादातर हिंदी में, तो मैं चाहता हूँ हिंदी फ्रंट के साथ ही चलते हैं। ठीक है, आप लोग अपना पीडीएफ में इंग्लिश रख लीजिएगा। ठीक है, तो जो पहला प्रकार है वो गैर सीमांत, सीमांत से है। सीमांत का मतलब फ्रंटियर से लिया गया यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। तो सीमांत, गैर सीमांत जनजाति, ये जनजाति कुल जनजाति का ये प्रश्न आपको याद रखना है। गैर सीमांत में आपको कितने प्रतिशत आ जाएगा? 89% गैर सीमांत, और सीमांत में फिर कितने आ जाएंगे? 11% आ जाते हैं। ठीक है, गैर सीमांत जनजाति ज्यादातर आंध्र प्रदेश, पश्चिम मध्य भारत और मध्य भारत तक ही सीमित थे। खोंडा, सावर, संथाल, मुंडा, ओरांव, कोया, कोल, ये सब नाम सुने हैं जी? ये जनजाति है, और झारखंड में रहकर तो नहीं सुने, संभव ही नहीं है। ठीक है, ये हो जाते हैं, ये सभी के सभी गैर सीमांत में आ जाते हैं, जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया था। और इन जनजातियों के विद्रोह काफी हिंसक थे, इनमें कई महत्वपूर्ण विद्रोह भी शामिल हैं। ठीक है, ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग, मैंने जो ये तरीका बनाया है ना कि पहले ग्रुप बाय डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, उसमें देखिए, अब देखिए तो अगर आप लोग देखें तो विद्रोह के लिए हम लोग क्या करते हैं? 18वीं, 19वीं और 20वीं, ये तीन तरह शताब्दी से लेके चलते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस 20वीं शताब्दी के विद्रोह से पूछा जाता है, जो आजादी के आसपास का क्षेत्र है। लेकिन चूंकि अब परीक्षा का स्तर बढ़ रहा है, तो इसमें से भी जो मुख्य चीजें हैं उसका मैं डिटेल करूंगा कि इसमें कौन सा विद्रोह मुख्य है। ठीक है, लेकिन वो विद्रोह भी लिखे रहेंगे जिनका डिटेलिंग नहीं होगा, परंतु एक लाइन में जरूर रहेगा ये विद्रोह इस क्षेत्र में हुआ था और इस विद्रोह का समय ये रहे, ताकि ऑब्जेक्टिव आपका हो जाए। और मेंस पर्पस से तो डिस्क्रिप्टिव आ ही जाएगा ना, जो डिटेलिंग करेंगे हम लोग। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तीन मैंने जो इसका डिवीजन किया इसी आधार पर किया है कि 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण आपका कौन सा हो जाता है? 20वीं शताब्दी वाला, जिसमें बहुत सा विद्रोह एंटर करेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? आप लोग को समझ में आ रही है बात ना? ज्यादा इसमें उद्देश्य यही है कि अभी हम लोग इसी को लेके चलेंगे, पीटी को लेके, पर्पस से ज्यादा है ये। सीमांत जनजाति, ये पूर्वोत्तर के 7 समवर्ती राज्य, पूर्वोत्तर राज्य तो समझते हैं ना जी, तो उधर के सीमांत हो गए। मतलब अब बाउंड्री वाइज की बात हो रही है, और इसमें बेसिकली ये वो क्षेत्र है जहां पे कब इसी क्षेत्र में जब ब्रिटिशर्स प्रवेश किए थे, तो आज का भी है कि वहां पे जो रिजर्व्ड कैटेगरी के जो आदिवासी लोग हैं आज भी बाहरी हम लोग को प्रवेश नहीं देते हैं। इसका मुख्य कारण ये है, ये ब्रिटिशर्स का ही प्रवेश है। जैसे कि आप ये अंडमान निकोबार वाला में सुने हैं आप लोग, जारवा, ठीक है, तो वो लोग आज भी प्रवेश नहीं देने देते हैं लोगों को। अच्छा, वो लोग रिजर्व भी है कि उनको सुरक्षित करके रखना है। क्यों सुरक्षित करके रखना है?
कम बच गए हैं इसलिए सुरक्षित करना है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी जुड़ा हुआ नहीं है, अभी का समाज को जुड़ा हुआ नहीं ये लोग आपको न्यूलिथिक एज से मतलब नौपाषाण युग से, अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझेंगे, नौपाषाण युग वाले बंदा को अगर वायरल होता है और आपको वायरल होता है तो नौपाषाण वाला बंदा जो मर जाएगा वायरल से, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, और आप आराम से सर्वाइव करते हैं, एक डोलो या कोई पीसीएम खाकर आप अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। ये घटना घटी थी ब्राज़ील के जंगलों में, जब लोग उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गए तो कोई व्यक्ति उसी में वायरल हुआ। तो हम लोग के लिए कोई व्यक्ति साथ जा रहा है उसको वायरल तो उससे नॉमिनल लेंगे ना कि भाई नॉर्मल बुखार है इसको, लेकिन इससे उनमें जब वो लोग प्रवेश किए तो उन लोगों को वायरल हो गया और लगभग 10,000 लोग की मौत हो गई थी वायरल फीवर से। तब से पूरे विश्व में इस स्तर के लोगों को रखा जाता है, कॉन्टैक्ट में नहीं आने देना है, ठीक है। अगर जैसे कि हम लोग देखें ना पौंडीचेरी वाले में जनसंख्या 2011 जो आया था जिसमें 15 लोग बचे हैं जो कब से आ रहे हैं, न्यूलिथिक एज से आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात ना। तो ये जनजाति क्षेत्र था जिसमें अंग्रेज प्रवेश किए थे जिसके कारण से ये लोग तकलीफ में थे, समझ में आ रही बात ना। आगे बढ़े हम लोग। अब ये तो एक तरह का आप समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन था। यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। 1947 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी से पहले और भारत में आदिवासी और किसान विद्रोह का कालक्रम रिकॉर्ड, मतलब ये एक परिचय की तरह है जो आपको नोट्स बनाने में सुविधा देगा, ठीक है। इसमें विशेष कुछ समझने वाली बात नहीं, जब पीडीएफ से आप नोट्स बनाएंगे तो आपको एक सुविधा मिलेगा कि ये कैसे अरेंज हुए में लिखा गया है। उसी सूची में उन आदिवासी विद्रोह को शामिल किया गया जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए, मतलब हम लोग उन्हीं विद्रोहों की बात करने वाले हैं जो कि ब्रिटिश के रीन में हुआ है जब यहाँ पे ब्रिटिश शासन थी, ठीक है, उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो कुछ लिस्ट के साथ चलते हैं हम लोग। पहला लिस्ट यहां देखिए, अब मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हो गए जिसका डिटेल करूंगा, अन्यथा डिटेलिंग उसकी नहीं की जाएगी, ठीक है। 1761 यहां से आप सुनते चलेंगे तो ये आपके लिए फायदा की चीज है। 1766 से 71 के बीच में चुआर होता है, चुआर रिबेलियन, चुआर विद्रोह है, ठीक है। 1707 से लेके चकमा का नाम सुने आप लोगों ने? बांग्लादेश से प्रभावित थी, इसकी कहानी में मैं डिटेल कर दूं, ये दो इंपॉर्टेंट था इसको लेके जाए। अच्छा, ये चुआर का ही आगे जो है भूमिज ट्राइब, इसी का ही आगे बढ़ा हुआ पार्ट भूमिज माना जाता है। लेकिन भूमिज के लिए अगर पर्टिकुलर भूमिज करके पूछ देता है कि भूमिज आंदोलन कब हुआ था, तब उसके 1771 से लेकर 1809 में जाएंगे। अगर सिर्फ चुआर कहता है तो आप इसके साथ जाएंगे, लेकिन अगर पूछता है कि भूमिज आंदोलन किस आंदोलन का बढ़ा हुआ स्वरूप है तो आप उसमें क्या कहेंगे, चुआर का ही है, तो इसमें, ठीक है। बीच में चकमा रिपोर्ट आया है, ये चकमा के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि चितगांव हिल्स में रहा करते थे लोग। रूनू खान करके एक व्यक्ति थे, रूनू खान, इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। ये सब चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, जितने मतलब जो पॉइंट है डिटेलिंग वाले पॉइंट्स में मैं चर्चा करते चलूंगा। उसे 1774 से लेकर हलबा डोंगर बाय द हलबा ट्राइब्स इन बस्तर। बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़। बस्तर आज भी बहुत प्रसिद्ध है और आज भी इस तरह की गतिविधि होती रहती है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिएगा। अच्छा, ये जो था आप देखिएगा बस्तर में हुआ था, इसमें दो चीजें यहाँ पे, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो एक है कि ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ तो हुआ था, लेकिन ये मराठा के विरुद्ध भी था। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि हलबा डोंगर जो हलबा ट्राइब्स ने जो किया था वो बस्तर रीजन में हुआ तो जरूर था, लेकिन ये सिर्फ जैसे हम लोग को पढ़ रहे हो क्या है कि ब्रिटिश के शासन में, मतलब हम लोग का मानना है कि ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो हलबा डोंगर जो हलबा ट्राइब्स ने किया था ये मराठों के खिलाफ भी था, क्योंकि मराठा भी उस क्षेत्र में प्रवेश ले रहे थे। तो ये आंदोलन वो था। उसके बाद 1778 1778 रिवोल्ट ऑफ द पहाड़िया सरदार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ही के क्षेत्र से बिलोंग करता है, छोटा नागपुर के क्षेत्र से, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ये याद रखिएगा 1778 1778 पहाड़िया सरदार ऑफ छोटा नागपुर अगेंस्ट द ब्रिटिश। लगभग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या पॉइंट को दे, जो ब्रिटिश के साथ हो रहा है तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रिटिश के अलावा अगर किसके साथ है तो वो विद्रोह इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपके लिए। मतलब ये वाला जो हलबा डोंगर जो हलबा ट्राइब्स है उनको याद रखना है कि वो मराठा के विरुद्ध भी थे। ये क्लियर है? कोई दुविधा नहीं है? जल्दी हो रहा है।
आगे बढ़े हम लोग। ये हिंदी में उपलब्ध है। फिर इसका डिटेल में यही देख लीजिए, मैं आगे डिटेलिंग की तरफ, अभी लिस्ट की तरफ ही जा रहा हूं मैं। 84-85 अपराइजिंग ऑफ द महादेव कोली ट्राइब्स इन द महाराष्ट्र एंड द तिलका मांझी ऑफ संथाल। ये संताल है, हिंदी में संथाल हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन हिंदी में देखिएगा तो वहाँ पे जो गूगल का सहारा लिया गया है ट्रांसलेशन के लिए, तो थाल वहाँ पे ताल हो जाता है, लेकिन थाल ही समझना है। तो दो आपको याद रखना है, एक महादेव कोली ट्राइब्स किसके कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में, और तिलका मांझी संथाल पे जो तो हम लोग बहुत, ठीक है। तो इसी को इसलिए जोड़ दिया कि ताकि याद रहेगा कब से, 84-85 के आसपास में तिलका मांझी संथाल यहाँ पर होता है, और महाराष्ट्र में आपको महादेव कोली ट्राइब्स का हुआ है, ठीक है। उसके बाद आइए 1789 में रिवॉल्ट ऑफ तमार ऑफ छोटा नागपुर, अगेन प्रसिद्ध है यह तमार विद्रोह, ठीक है। फिर 1794-95 में तमास रिवोल्ट, अगेन दोबारा इसी का अपग्रेडेड फॉर्म था। 1798 में रिवॉल्ट ऑफ ट्राइबल अगेंस्ट द सेल ऑफ पेंशेट स्टेट इन छोटा नागपुर, ये भी छोटा नागपुर से ही है। छोटा आदिवासी रीजन में छोटा नागपुर बहुत प्रसिद्ध है ना जी, इसका इधर बहुत सारा विद्रोह आपको दिख रहा है। 1798 to 79 चुआर रिबेलियन बाय द दुर्जन सिंह, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, दुर्जन सिंह का नाम, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। हिंदी में हो गया ये कोल जनजाति वाला। अब चुआर रिबेलियंस, इसको हिंदी में ही लेके चलता हूं ताकि समझ, चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह को समझने की कोशिश करें। पहले यहां देख लीजिए, चुआर विद्रोह जिसे जंगल महल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, यहां पे इंपॉर्टेंट ये होता है जंगल महल, ठीक है, जंगल महल के नाम से भी जाना जाता है चुआर विद्रोह को। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एरिया अब इंपॉर्टेंट है, यहां पे हो जाता है। सबसे पहले यहां पे क्या हुआ कि चुआर विद्रोह को किस नाम से जाना जा रहा है, तो जंगल महल के नाम से भी जाना जा रहा है। जंगल महल आंदोलन चुआर विद्रोह को ही कहते हैं, ठीक है। एरिया में मैदानपुर, बांकुरा और मानभूम के जंगल महल बस्तियों के आसपास में ग्रामीण इलाकों के आदिवासी निवासियों द्वारा 1766-1816, यही लंबा चौड़ा जो उस दिन हो रहा है, ठीक है, के बीच में किसान, इसकी सीरीज यही बात हो रही थी ना उस दिन, सीरीज कितनी लंबी हो जा रही है, 1766 से लेकर 1816 के बीच में आंदोलन की एक श्रृंखला थी। यह पहला विद्रोह था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसका इंग्लिश वाला वर्जन देख लीजिएगा तो ज्यादा आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए यहां पर, दिस वॉज द फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन छोटा नागपुर एरिया ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए एक क्वेश्चन आ जाए कि चुआर जो है वो पहला विद्रोह था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया था, कहां पर, छोटा नागपुर रीजन में। चुआर विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये पहला विद्रोह था। मतलब विद्रोह तो बहुत हुए थे, लेकिन पहला विद्रोह चुआर विद्रोह के नाम से ही जाना जाता है। अब इसमें कहा गया है, इसकी हिंदी वर्जन को ले चलता हूं मैं, देखिएगा। 1832-33 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, और इसी का आगे बढ़ा हुआ बात भूमिज विद्रोह कहते हैं ना जी। भूमिज विद्रोह तो यही है, ठीक है, क्या गंगा नारायण का हंगामा, जी, वो आगे नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। ये लाइन नीचे लिखा है, इसे अंग्रेजों ने कहा है, ये गंगा नारायण का हंगामा जो है ये अंग्रेजों ने कहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो कहेंगे ये बात, तो ये हम लोग के लिए अशोभनीय है, क्योंकि आप भारत निवासी हैं, ब्रिटिशर्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, मतलब वो बेसिकली क्या है, हंगामा कह के मतलब कहते थे ये झूठ मूठ का शोरगुल कर रहे हैं, ये कोई विद्रोह नहीं है, विद्रोह का दर्जा नहीं दे रहे थे वो, हंगामा कह के उसको नीचे पुट डाउन करने की कोशिश की जा रही थी। और ये डॉक्यूमेंट्री लैंग्वेज था उनका, जब वो लिख के रिपोर्ट भेजते थे ना तो उसमें लिखते थे गंगा नारायण का हंगामा है। जी जी जी, समझ में आ रही बात ना। तो देखिएगा 1832-33 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के खिलाफ नारायण सिंह के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह भी चुआर विद्रोह की श्रृंखला में से एक माना जाता है। मतलब उस, जैसे मैंने कहा था ना कि जो चुआर विद्रोह का ही अगला जो श्रृंखला जो आगे जाता है वही भूमिज विद्रोह होता है। तो किसके नाम से जाना जाता है, नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था और उसे भूमिज आंदोलन कहा जाता है। और इसे ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इसे क्या कहा था, जो इंपॉर्टेंट आपको रखना याद, गंगा नारायण का हंगामा, ठीक है।
और जबकि भारतीय इतिहासकारों की बात कहेंगे तो इसे चुआर विद्रोह कहा था। अब यही अंतर हो गया, आपको समझ में आई बात ना? ब्रिटिशर्स ने इसे कहा था, हम लोगों ने नहीं कहा था। ब्रिटिशर्स ने कहा था, हम लोग मतलब हम लोग का क्या, खासकर जो इतिहासकार है उसे विद्रोह का नाम ही दे रहे हैं। ठीक है, अब चकमा के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, हिंदी के साथ ही चल रहा हूं मैं। चकमा विद्रोह की बात हो रही है, चकमा। अब इसमें पहले जान लीजिए कि चकमा क्या है। चकमा बहुत से बच्चे नहीं जानते, इसलिए चकमा का क्षेत्र भी डिटेल कर दिया मैं। चकमा चटगांव तो प्रसिद्ध है, क्या कहते हैं, आधुनिक भारत में भी, आधुनिक भारत के इतिहास में चटगांव बहुत प्रसिद्ध है। और ये जो क्षेत्र था बांग्लादेश से बहुत प्रभावित था। ये लोग, यहाँ के लोग जो थे बांग्लादेश के प्रति ही अपना समर्पण दिखाते थे, यहाँ तक कि बांग्लादेश को भी टैक्स देते थे, लॉयल्टी के फॉर्म में जब बांग्लादेश को ही देते थे। ये लोग बांग्लादेश से ही समर्पित थे। ठीक है, और वही जब ब्रिटिशर्स कब्जा, जब आप देखेंगे यहाँ पे बक्सर युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि बंगाल का क्षेत्र किसके कब्जे में आ गया, ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया। तो ये जब ब्रिटिशर्स उन पे बोले कि अब मुझे तुम कर वसूल करके मुझे देना है, तो वहाँ प्रेशर बनाने लगे। तो वहाँ पे जो प्रेशर बनने लगा, इस कारण से विद्रोह हुआ है। मतलब सारांश ये है कि ये लोग बांग्लादेश के राजा के प्रति समर्पित थे और समर्पण भाव से अपना टैक्स वगैरह राजा को दिया करते थे, इस क्षेत्र के लोग। ठीक है, जब बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों का कंट्रोल उस क्षेत्र में होने लगता है, तो अंग्रेज अधिकारी अपना कर वसूलने की जिम्मेदारी भी वहाँ के लोगों पर देते हैं और कहते हैं कर वसूल कर दीजिए। और चूंकि कर बढ़ा दिया गया, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि इनको भी, जो व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं, रूनू खान बाद में नाम आएगा आपको, जिनको नियुक्त किया गया है, वो व्यक्ति भी कर ज़्यादा मांगेगा। जब वो देखा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अपने लोगों से इतना ज़्यादा कर मैं वसूल नहीं सकता हूँ, तो वैसी स्थिति में उसने विद्रोह कर दिया और इसी को चकमा विद्रोह के नाम से जाना गया। क्लियर है? अब देख लीजिए, इसको पढ़ लेते, थोड़ा समझ लेंगे। अच्छा है, चकमा चटगांव हिल ट्रैक क्षेत्र में बसे हुए, उस समय राष्ट्र के था वो, क्योंकि उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में ना होकर छोटा छोटा देश में विभाजित था ना जी, इसलिए कहा गया कि उस समय बसे हुए राष्ट्र है जिनकी अपनी सरकार प्रणाली थी। मतलब पैरेलल गवर्नमेंट एक इधर चल रहा है, अपना उन्होंने सरकार बना रखा है। ठीक है, चकमा उनके राज्य प्रमुख थे। स्वतंत्र सल्तनत काल के दौरान, मुगल शासन के दौरान और अगले स्वतंत्र नवाबी शासन के दौरान बांग्लादेश के सुल्तान, सूबेदार और नवाबों के बीच चकमा राजा के साथ संबंध मधुर थे। मतलब यहां पे देख लीजिएगा, ये जितनी भी बातें की गई हैं, कहा गया है आपको सल्तनत काल। सल्तनत काल का क्या मतलब हुआ? मुगल नहीं, मुगल अलग हुए, वो जो दिल्ली में सुल्तान का जो समय था उस समय भी, और फिर यहां देखिएगा मुगल का शासन भी, और स्वतंत्र नवाबी शासन। जो स्वतंत्र नवाबी मतलब कि आपको, जैसे आपको, हाँ, जब रीजनल स्टेट बन गया ना, जब बना तो उस समय नए नए नवाब आने लगे। और इधर भी देखिए क्या पहले नवाब कौन थे बंगाल के, तो वो भी स्वतंत्र अवस्था थे ना। तो स्वतंत्र नवाब के समय भी इन लोगों का अच्छा रिश्ता था। मतलब तीनों के दौरान बांग्लादेश के इन सब से इनके रिश्ते अच्छे थे। किसके? चकमा वालों के, जो कि किधर रहते हैं, चटगांव हिल ट्रैक्स के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, उनके रिश्ते बड़े अच्छे थे। चकमा राजा ने बांग्लादेश के शासकों के प्रति वफादारी व्यक्त की और अधीनता के संकेत के रूप में उन्हें सीमित मात्रा में राजस्व देना पड़ता था उनको। मतलब कहा कि भैया आप हमारी सुरक्षा करेंगे, और उसके बदले उनकी अधीनता स्वीकार की, और अधीनता के बदले वो सीमित मात्रा में टैक्स देते थे। ठीक है, ये बात क्लियर है? समझ में आ रही है जी बात? पक्का? नहीं समझ में तो पूछो, मैं फिर से बोल दूंगा। चकमा विद्रोह के बारे में बताओ फिर, क्या था चकमा विद्रोह? चकमा विद्रोह बताइए। चकमा विद्रोह बैटल ऑफ बक्सर के बाद पहले वो स्वतंत्र था, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब अंग्रेज वहाँ पे दबाव डालने लगे कर लेने के लिए, तो इनकी जो अपना जो बांग्लादेश के राजा की वफादारी था, उस वफादारी में से उनको देना चाहते थे। लेकिन जब एक्स्ट्रा उन पर दबाव डालने लगे, आप अंग्रेज में आप हमें कर दो,
तो ये विद्रोह हुआ, और जो जिसको कर वसूलने के लिए भेजा गया था उनके द्वारा ये अपराध। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए आप, ठीक है। चकमा वाले लोग, चकमा में उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि चटगांव हिल के आसपास के क्षेत्र में रहते थे, ठीक है। वो एक अलग राष्ट्र बनाकर रहते थे। चकमा वाले लोग अलग राष्ट्र बना के रहते थे, भारत में ही थे लेकिन अपने आप का एक अलग राष्ट्र बना रखा था, पहली बात। दूसरी बात कि इन लोगों का संबंध सल्तनत काल से था, ठीक है। तो सल्तनत काल में भी देखा गया, मुगल शासन में भी देखा गया, और जब कुछ राज्य स्वतंत्र होने लगे जिनमें से अवध प्रांत भी और क्या कहते हैं बंगाल प्रांत भी स्वतंत्र हुआ, तो बंगाल प्रांत जब स्वतंत्र होता है तो उसमें स्वतंत्र नवाब बने। मुर्शिद कुली खां के समय की बस से शुरुआत हुई थी, बाद में अलवर्दी खां की भी एंट्री होती है, तो ये सब लोग स्वतंत्र नवाब थे, ठीक है। तो इन सब से चकमा के लोग जो चटगांव क्षेत्र के थे उनका बहुत अच्छा संबंध था, ठीक है। संबंध अच्छे थे, लेकिन ये किसके प्रति अपना वफादारी दिखाते थे? तो बांग्लादेश के शासक के प्रति, और वफादारी दिखाते थे और उनकी अधीनता को स्वीकार कर रखा था। और उस अधीनता का स्वीकार का मतलब पहले ये होता था कि आप उनको कर अदा कर रहे हैं सालाना। इस कारण से एक नियमित मात्रा में, एक फिक्स्ड अमाउंट, नियत मात्रा जो थी, ये बांग्लादेश के शासक को कर दिया करते थे। यहां तक बात क्लियर हो गई है आपको चकमा वाले के बारे में? कहां के निवासी थे वो? चटगांव हिल ट्रैक्स के, चटगांव बहुत बड़ा क्षेत्र, तो उसमें हिल के जो पहाड़ी क्षेत्र था उसके निवासी थे ये लोग, और इनके संबंध सबसे अच्छे थे, मधुर थे, परंतु उनकी वफादारी बांग्लादेश के शासकों के प्रति थी, पहली चीज। और ये बांग्लादेश के लोगों को कर भी दिया करते थे। अब जब एंट्री होगी ब्रिटिशर्स की, जैसा उन्होंने बताया उन्होंने कि अब 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद की बात होगी। 1777 में जब बक्सर का युद्ध खत्म हो जाता है तब आता है, आगे की बढ़ते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्रश्न आए। 1777 में चकमास का राजा जोन बक्स था, ठीक है। कौन था राजा? जोन बक्स, ठीक है। जोन मतलब एक्चुअली बंगाली टच हो जाता है ना, इंग्लिश भी आता है। हाँ, जोन बक्स था, और उसका मुख्य नायाब कहते थे, एक पोस्ट जो कर वसूलने के लिए होता था, जो हाँ जी, नायाब नाजिम अलवर्दी खां भी हुआ करता था बिहार का, ठीक है। तो वही बात कर रहा हूँ। तो नायाब जो था वो कौन था? रूनू खान था, ये याद रखना। और इसीलिए कहा जाता है कि विद्रोह करने वाले व्यक्ति का नाम भी कौन था? रूनू खान था, ठीक है। चकमा विद्रोह करने वाले व्यक्ति का नाम रूनू खान। जो रूनू खान किसके नायाब था? वो तो जोन बॉक्स जो था उनका नायाब था, ठीक है। रूनू खान को राजस्व एकत्र करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन 77 में अंग्रेजों ने राजस्व की दर बढ़ा दी। रूनू खान के लिए कमाई करना संभव नहीं था। यही कहानी में बता रहा था। जब बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ता है तो 1777 में जब जोन बक्स राजा थे, और उस समय रूनू खान को कहा गया था कि जाकर आप कर वसूलिए, और जब ब्रिटिश की एंट्री हुई तो ब्रिटिश ने कर को बढ़ा दिया, और जब कर बढ़ा दिया तो रूनू खान के लिए उतना कर वसूलना अपने लोगों से संभव नहीं हुआ, और यही कारण था विद्रोह का, ठीक है। तो जो मुख्य बातें हैं, चकमा विद्रोह कौन किया था? ठीक है। चकमा विद्रोह के समय राजा कौन हुआ करता था? कब हुआ था? कौन से क्षेत्र में हुआ था? चटगांव क्षेत्र में हो गया था। क्लियर हो गया? ये अब ये ऑब्जेक्टिव पार्ट से, चूंकि इसका प्रीफेस नहीं जानते तो आपको याद नहीं रहता। ये बहुत से कम लोग सुने हुए हैं, बहुत छात्र सुने होंगे लेकिन बहुत छात्र इसको नहीं सुने, इसलिए इसका पीछे का कहानी बता दिया गया। क्लियर है? आगे बढ़े। अब उसी कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। चकमा को ही अब एंड करने की स्थिति में है। अप्रैल 77 में राजा जोन बक्स की अनुमति से उन्होंने विद्रोह की घोषणा कर दी। रूनू खान वास्तव में नाम है। रूनू खान ने स्वतंत्रता का झंडा फहराया और अंग्रेज की वफादार कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया। बोला कि भैया जो एम्प्लॉय नियुक्त हुए थे ना कि जाके उनके साथ कर वसूलना है, तो जो लोग ज्यादा रॉयल्टी उनके साथ दिखा रहा था वो बोला कि भैया मेरे राज्य से आप लोग निकल लीजिए। ये था विद्रोह के घटनाएं, जो विद्रोह संबंधित घटनाएं थी। ठीक है। राजा जोन बक्स की अनुमति से उन्होंने स्वतंत्रता का झंडा फहरा दिया और कहा कि भैया मैं कर नहीं दूंगा, दूसरी भाषा में। और जो लोग इसका विरोध कर रहा था, रूनू खान का विरोध कर रहा था, जो कि
वो लोग कौन हो जाएंगे, अंग्रेज के वफादार हो जाएंगे। तो उनको कहा कि भैया आप जॉब छोड़ दीजिए, मेरे क्षेत्र में मत एंटर कीजिए। ये था आपका विद्रोह चकमा से संबंधित। अब 19th सेंचुरी के कुछ विद्रोह की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये 19th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया जी, कब से कब तक की बात जी। सेंचुरीज का मतलब यही होता है। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 20वीं शताब्दी, 21st। और ईयर कौन सा है, 2023। मतलब जरा देखिएगा 21 सेंचुरी है, ये 21st सेंचुरी है और ईयर चल रहा है 2001 से शुरू हुआ है। और 2099 में जब आएगा तो क्या होगा, तो 22वीं शताब्दी। हम लोग नहीं रहेंगे वो तो ठीक है, हो सकता मैं रहूं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यहां से तो हमेशा आगे वाला लिया जाता है। जब मैं अगर 18वीं शताब्दी कह रहा हूं तो आप कब से चलेंगे, 1701 से लेकर 1799। अगर उसी तरीके से मैंने कहा 19वीं शताब्दी तो आप कब से कब तक चलेंगे, 1801 से लेकर 1899। क्लियर है ना, शताब्दी का मतलब ऐसे है। नहीं तो 19वीं शताब्दी मतलब अब क्या करेंगे बच्चा लोग, ये 19 से बाद से चले, नहीं 19 से पहले चलेंगे आप। 19वीं शताब्दी का मतलब 19 से पहले चलेंगे। समझ में आ रही बात ना जी? सर 20वीं शताब्दी के यहाँ तो यही है, 21वीं शताब्दी का। हाँ। बाकी तो हम लोग का इधर है। अच्छा, हम लोग से पहले अनंत का तो अंत ही नहीं है जी। अनंत तो सर्वत्र उपलब्ध है, क्या अनंत, वही है। तो थोड़ा सा देखिएगा 19वीं शताब्दी में क्या क्या होता है। 1812 वायनाड में कुरिचियार और कुरुम्बर ने विद्रोह कर दिया। 1812 याद रखने की बात है बस। 1822 से 1824 संयुक्त प्रांत की रुड़की, हरिद्वार, सहारनपुर क्षेत्र में कुंजा बहादुरपुर के राजा विजय सिंह के नेतृत्व में गुर्जर जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का आयोजन किया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने गुज्जर विद्रोह या 1824 के रूप में मान्यता दी। थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, मैंने क्या कहा, 1822 से 24 के बीच में संयुक्त प्रांत कौन सा क्षेत्र होता था, यूपी का। मतलब समझ लीजिए यूपी का क्षेत्र है। तो पूरा उस समय तो ये सब मिला हुआ था ना। रुड़की हरिद्वार कहाँ पड़ता है, अभी उत्तराखंड में। अभी तो उस समय लेकिन तो यूपी का ही पार्ट था। तो उस क्षेत्र में ये विद्रोह होता है, ठीक है। और जो विद्रोह का जो क्षेत्र था कुंजा बहादुरपुर के राजा विजय सिंह के नेतृत्व में हुआ था। विद्रोह का क्षेत्र आपका रुड़की हरिद्वार सहारनपुर से हो गया। और राजा कौन थे, विजय सिंह, जिनके नेतृत्व में ये हुआ था। राजा विजय सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और इसी कारण इसे चूंकि इस विद्रोह में शामिल होने वाले कौन थे, गुज्जर जनजाति के, इसलिए इस विद्रोह का नाम दिया गया है गुज्जर विद्रोह 1824। गुज्जर विद्रोह 1824 का अंग्रेजों ने नाम कहा था इसे। इसका नेतृत्व किसने किया था, राजा विजय सिंह ने किया था। और क्षेत्र कौन सा था, रुड़की हरिद्वार सहारनपुर के क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। क्लियर है। 1822-24 संयुक्त प्रांत में रुड़की हरिद्वार इस सब के क्षेत्र में एक विद्रोह होता है, जिस विद्रोह का नाम था गुज्जर विद्रोह, जिसे अंग्रेजों ने नाम दिया था। और इसका नेतृत्व किया था कुंजा बहादुरपुर के राजा विजय सिंह ने। स्पष्ट है। आगे बढ़े, हिंदी में दूसरा आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विद्रोह है ये, खोंड विद्रोह तो प्रसिद्ध है ना जी। 1850 खोंड जनजाति ने प्रमुख बिसोई, अब नाम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये नाम ही पूछा जाता है सीधे। नेतृत्वकर्ता या समय कौन सा, ईयर कौन सा था, या किस क्षेत्र में हुआ था। ये तीन विद्रोह के लिए तीन चीज हमेशा याद रखना। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आता है तो यही। थोड़ा सा डिटेलिंग इसलिए है कि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आता है ना, इस विद्रोह संबंधित कथन को देखिए तो उसमें 2-4 लाइन दे देगा, इसलिए थोड़ा सा डिटेल के पर्पज से थोड़ा बहुत गया है। तो 1850 में खोंड जनजाति ने के प्रमुख बिसोई के नेतृत्व में उड़ीसा के सहायक राज्यों में विद्रोह किया। छोटा नागपुर प्रमंडल में तेलंगा खरिया ने विद्रोह कर दिया था। अब देखिए खोंड जनजाति उधर उड़ीसा क्षेत्र में कौन किया है, बिसोई, और जाति कौन सी हो गई आपको, खोंड। इधर जब आते हैं छोटा नागपुर प्रमंडल में तो यहाँ पे तेलंगा खरिया ने विद्रोह किया था। वही तेलंगा खरिया ने इसको विद्रोह किया था। क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। अब देखिएगा 1855-56 प्रसिद्ध
इस पे तो मेंस में भी कहानियाँ आती है, बहुत सी चीज़ें हैं, इसका डिटेल हम लोग बाद में थोड़ा ज़्यादा करेंगे, लेकिन अभी इसमें इतना ही जानना है। सिद्धू कान्हू रांची स्थित पार्क का भी नाम है जी, सिद्धू कान्हू, ठीक है। पार्क जाते हो? ऐसे तिरछा देख रहा हूँ मैं, हर्ष पार्क नहीं जाते हो आप? मयंक आप लेके जाया करें इन्हें, ठीक है, देखिए इन्हें आप थोड़ा देखिएगा। 1855-56 प्रसिद्ध विद्रोह है ये। इस विद्रोह में मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पुस्तक इसके बारे में सबको बचपन जो भी इतिहास पढ़ने के विद्रोह के संबंधित देख लो जी, ये विद्रोह है, ठीक है। हाँ, ये विद्रोह हो सकता था कि आपको थोड़ी नहीं हो जाए, लेकिन ये विद्रोह नया नहीं हो सकता है। अब इसमें जो याद रखने वाली मुख्य बातें वो बता देता हूं। नेतृत्व सिद्धू कान्हू, ठीक है। राजमहल पहाड़ियां, क्षेत्र कौन सा हो गया आपको? राजमहल पहाड़ियां, नेतृत्व, ठीक है। कम्युनिटी कौन सी हो गई आपको? संथाल, ठीक है। और संथाल द्वारा संथाल हुल भी लोग लिखते हैं जी जी, संथाल हुल। ये इसमें जो याद रखने वाली मुख्य बातें आपको यही है। नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कान्हू ने, ठीक है। और क्षेत्र कौन सा था? तो राजमहल की पहाड़ियां। किसके विरुद्ध था? तो अंग्रेज के विरुद्ध, तो स्वाभाविक सी बात थी, ठीक है। और संथाल समुदाय द्वारा था ये, और इसको संथाल हुल के नाम से भी रखा जाए। आगे बढ़े 57। अच्छा, 1857 में क्या हुआ था? चेरो और खरवार विद्रोह। आपको इसलिए याद रखना है ये, क्योंकि माना जाता है कि यही जो था 1857 के व्यापक विद्रोह का हिस्सा बन गया था। जो 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 1857 के सिपाही विद्रोह में कौन सा ट्राइबल या जनजातीय विद्रोह उसका हिस्सा था, तो आपका आंसर होगा चेरो या खरवार। चेरो और खरवार जो विद्रोह हुआ था वो 1857 के सिपाही विद्रोह का हिस्सा के रूप में था। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं सर कि जो 1855 का हुल वाला है ना, हाँ हाँ, वो पहला विद्रोह रहा है 1857 वो किसका, कहाँ का विद्रोह? पूरा इंडिया के लेवल पे बात है। नहीं, तो वो पहला विद्रोह 1857 से जोड़ के देखेंगे तब आएगा वो। जो ऑर्गेनाइज्ड वॉर था, जो कि आगे बढ़ के हिस्सा बन गया 1857 के लिए, वो बोलते हैं कि हुल विद्रोह पहला हो जाता है, ठीक है। नहीं तो जो मैंने आपको बता दिया है वो विद्रोह वास्तव में शुरुआत हुई थी। अब ऑर्गेनाइज्ड वॉर की जब बात करेंगे तब हुल के साथ आप चले जाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। समझ में आ रही है बात ना? और वो 1857 के बाद की जब बात आती है, तो देखिए दो नाम 1857 के विद्रोह के समय आपको याद रखना है। साहित्यकार में जो गजल गायक थे, प्रसिद्ध गजल गायक, जिन्होंने 2 लाइन की गजल शुरुआत की थी, जो मुगल बादशाह, अंतिम बादशाह के गुरु भी थे। गालिब नाम था उनका जी, गालिब, ठीक है। और गालिब ये ख्याल है, हाँ, ठीक है। और कार्ल मार्क्स, 2 व्यक्ति का नाम हमेशा पूछा जाता है इतिहासकार में। कार्ल मार्क्स ने 1857, विदेशी में अगर देखेंगे तो कार्ल मार्क्स ने टिप्पणी की है। और अगर आप गजल गायक इसमें देखेंगे कवियों में, तो आपको गालिब के नाम से पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे ये कह रहा है कि किसने इसे संस्थागत या आपको ऑर्गेनाइज कहा है, तो वो कार्ल मार्क्स होगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स उन दिनों टिप्पणी करते थे, मार्क्सवादी पूरे स्तर पे वो देखा करते। विद्रोह को, चूंकि जनजातीय विद्रोह था तो मार्क्सिज्म की नजर से छुप नहीं सकता था, ठीक है। तो एक स्वाभाविक है कि कार्ल मार्क्स का झुकाव जो है इस तरफ आपको दिखाई देगा। समझ में आ रही बात ना? चलिए, तो अब यहां पे याद रखने वाली बात मैंने बताया कि चेरो और खरवार विद्रोह, ये दोनों किसका हिस्सा हो जाएगा आपको? 1857 के विद्रोह का। लास्ट आज के लिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे आगे। अब देख लीजिए 69-70, 1869 से 70, संथालों ने धनबाद में एक स्थानीय राजा के खिलाफ विद्रोह किया था। अब ये इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय राजा, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हुआ यहाँ पे विद्रोह क्या है? संथालों ने धनबाद में एक स्थानीय राजा के खिलाफ विद्रोह किया था। विवाद सुलझाने के लिए अंग्रेजों ने मध्यस्थता की थी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि संथालों ने धनबाद में एक स्थानीय राजा के खिलाफ विद्रोह किया था, और विद्रोह को सुलझाया किसने था? तो अंग्रेज ने सुलझाया था, ठीक है। 1879 में असम में नागाओं ने विद्रोह किया था, और 79 में ही
तमडोरा के नेतृत्व में कोया ने विशाखापत्तनम हिल ट्रैक्स की एजेंसी के मलकानागिरी में विद्रोह किया था। ये आपको वन लाइनर में है क्योंकि ये क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बना के रखना है, तो ये चीज़ आप सिर्फ रट्टा मार लेंगे, इसका डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ रुक जाते हैं और फिर अगले क्लास में अगले इसी टॉपिक को जारी रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।